हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कैटालाइसिस के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था और सरफेस केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ लिया था। हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री हमने कहा ये चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास क्लास 12 का, और स्टार्ट हमने इसको किया था सरफेस केमिस्ट्री को। इसमें हमने क्या पढ़ लिया था, एडजॉर्प्शन थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन थ्योरी जो भी है। और आज हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारे पास कैटालाइसिस। सेकंड टॉपिक है हमारे पास कैटालाइसिस। हमें उम्मीद है एडजॉर्प्शन से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे, उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम नया टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, वो है कैटालाइसिस। ये वर्ड हम कई बार सुनते हैं जब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा किसी न किसी केमिकल, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्या होता है, हमारे पास कुछ कैटलिस्ट लिखे होते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है जहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, कैटालाइसिस बोलते हैं। तो हम सिंपल उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे सबस्टेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट अपने आप में रिएक्शन के एंड में बिना किसी चेंज के, तो उसको हम क्या नाम बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट the substance which can change the rate of reaction, the substance which can change the rate of reaction without itself undergoing any change at end of the reaction. Clear? तो the substance which can change the rate of reaction without itself undergoing any change at end of the reaction is called catalyst. तो ऐसे substance को हम क्या नाम देते हैं, is called catalyst। ऐसे substance को हम नाम देते हैं catalyst, है ना। तो वो substance जो rate of reaction को तो change कर सकता है, बट अपने आप में वो reaction के end में कोई भी change नहीं करेगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, जो unstained रहता है उसको हम क्या नाम देते हैं, catalyst। और इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, कैटालाइसिस बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल हमने देखे होंगे, जैसे हमारा खाना है, हमारा फूड है, ये डाइजेस्ट होने में अगर हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स और जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट अगर नहीं होंगे जो कि हमें फूड डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, तो कई साल क्या लग जाएंगे, हमारे खाने को पचने में लग जाएंगे। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हमारी बॉडी में होते हैं, बोलने का मतलब जो कम से कम 50-100 सालों में जो हमारी बॉडी में प्रोसेस होने वाली थी वो हमारे पास चंद मिनटों में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो सारा का सारा जो फंक्शन होता है, सारा का सारा जो वहाँ पे स्पीड ऑफ रिएक्शन, इतनी ज्यादा स्पीड में केमिकल रिएक्शंस होती हैं डाइजेशन, तो सारी की सारी किसके कारण होती है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के कारण होती है। वैसे हमने देखा बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे हम कैटलिस्ट का यूज करके स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, ये हमने कहा ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है, यहाँ पे अमोनिया बनता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है ना। ये रिएक्शन हमने फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कई बार पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए अगर मुझे अमोनिया की स्पीड क्या यील्ड ज्यादा चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्पीड चाहिए, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन हाई चाहिए, स्पीड में रिएक्शन अगर मैं करवाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कैटलिस्ट का यूज कर सकता हूँ। मेरे पास कौन है, आयरन। तो आयरन यहाँ पे कई गुना क्या कर देता है, इस रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो आयरन यहाँ पे क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया। आयरन क्या हो गया यहाँ पे, कैटलिस्ट। क्लियर? तो कैटलिस्ट का मतलब क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे सबस्टेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, दैट मींस स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, पर एट एंड ऑफ द रिएक्शन वो सबस्टेंस अपने आप में कोई चेंजेस करते है नहीं। ऐसे सबस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, कैटलिस्ट नाम देते हैं। तो जैसे आयरन है यहाँ पे, तो ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है, ये कैटलिस्ट है। इसको एरो के ऊपर इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि ये रिएक्शन के शुरुआत में जैसा हम जितनी क्वांटिटी में हम इसको मिलाते हैं, जिस फॉर्म में हम इसको मिलाते हैं, लास्ट एंड में कैटलिस्ट उसी फॉर्म में हमारे पास क्या रहता है, केमिकल रिएक्शन में अनचेंज हमारे पास उसकी यील्ड प्राप्त हो जाती है। क्लियर?
तो ये हमारे पास कैटलिस्ट के अमाउंट या उसके नेचर में कभी भी चेंज क्या नहीं होता, एट एंड ऑफ द रिएक्शन कभी आता है। अभी वहां पे हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, तो बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, द कैटलिस्ट आर टू टाइप, दो टाइप के हमारे पास कैटलिस्ट हो सकते हैं। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट। नाम से ही पता चल जा रहा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट दैट मीन दोज कैटलिस्ट व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो वो कैटलिस्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, उन कैटलिस्ट को हम क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आयरन का यूज कर रहे हैं, और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है, और जब हमें कभी उस केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करना होता है, स्लो करना होता है, तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं बाय यूजिंग कैटलिस्ट। तो वैसे कैटलिस्ट को हम क्या नाम देते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में हम पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं। दो टर्म्स और कैटालिसिस में आते हैं, एक हमारे पास होता है प्रमोटर, दूसरा होता है पॉइजन्स, है ना। प्रमोटर और दूसरा कौन सा होता है, प्रमोटर, और दूसरा होता है पॉइजन्स, है ना। प्रमोटर्स और पॉइजन दो सिंपल से टर्म्स हैं। तो प्रमोटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। प्रमोटर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मैं ध्यान से सुनना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। द प्रमोटर आर दोज सब्सटेंस व्हिच कैन इंक्रीज द कैटालिटिक पावर ऑफ द कैटलिस्ट। अभी जैसे यहाँ पे अगर आयरन की मेरे को कैटालिटिक पावर बढ़ानी है, ये और स्पीड में और स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है, अगर मैं वहां पे क्या मिला देता हूँ, मोलिब्डेनम मिला देता हूँ। क्लियर? तो एमओ यहाँ पे क्या होता है, प्रमोटर हो गया, आयरन क्या हो गया, कैटलिस्ट। प्रमोटर वो सब्सटेंस जो कैटालिटिक पावर को कैटलिस्ट की इंक्रीज करता है, पॉइजन वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर को क्या करते हैं, हमारे पास डिक्रीज करते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉइजन्स बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, प्रमोटर्स क्या होता है, पॉइजन्स क्या होता है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज द केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन without itself undergoing any change at the end of the chemical reaction. Clear? Are called catalyst, and this phenomena is called catalysis. Clear? The catalysts are two types. Number one, positive catalyst. Number second, negative catalyst. The catalyst which increase the rate of reaction are called positive, and the catalyst which decrease the rate of reaction are called negative catalyst. And now two another terms are promoter and poisons. Promoter are the substance which increase the catalytic power of catalyst. Promoter catalyst नहीं होते, पर वो catalyst की catalytic power को क्या कर देते हैं, increase कर देते हैं। और poisons क्या होते हैं, जो catalytic power को क्या करते हैं बेटा, decrease करते हैं। क्लियर? तो ये catalysis और catalyst का हमारे पास सिंपल सा क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो कैटलिस्ट है ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, कैसा है। तो हमने जब केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, तो केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट में जब एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, या एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट के ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के लिए आपको ध्यान होगा, हमने एक सिंपल सा ग्राफ बनाया था। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी थी, एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन पाथ, है ना, रिएक्शन पाथ या रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन पाथ या रिएक्शन प्रोग्रेस। क्लियर? तो ये सपोज रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है। तो ये रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी है रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की, और ये हमारे पास एनर्जी बैरियर इसका, और ये बाद में क्या बना देता, हमारे पास प्रोडक्ट बना दे इसमें। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। दैट मींस कैटलिस्ट काम कैसे करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, या कैटलिस्ट कैसे वहां पे फंक्शन करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करने के लिए, है ना। तो फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कैटलिस्ट काम कैसे करता है, तो ये सिंपल से हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ये क्या है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, और ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, प्रोडक्ट के लिए। ये ग्राफ आप लोगों को ध्यान होगा हमने बनाया था, और ये प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की है, ये किसकी है, प्रोडक्ट की। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको डेल्टा ई या डेल्टा एस से भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो इस गैप को जो बोलते हैं, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। क्लियर? ये ईटी है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये रिएक्शन का ग्राफ तब है जब हमारे पास क्या है, कोई कैटलिस्ट हमने क्या नहीं किया, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन
या नॉन कैटेलाइज्ड रिएक्शन, क्लियर, या विदाउट कैटलिस्ट जो रिएक्शन क्या होती है बिना कैटलिस्ट की केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम अनकैटलाइज्ड केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन विद विदाउट कैटलिस्ट। कौन सी रिएक्शन है विदाउट कैटलिस्ट? कैटलिस्ट। अब हमने किया क्या, कैटलिस्ट यूज किया, हमने क्या किया, कैटलिस्ट यूज किया। तो कैटलिस्ट का काम होता है कि वो केमिकल रिएक्शन के लिए लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ क्या कर देता है बेटा, प्रोवाइड करवा देता है, केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करवा देता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, उस बैरियर की वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये हमारे पास कौन सा पाथ हो गया, विद कैटलिस्ट। तो हम बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट करता क्या है कि कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ इंटरमीडिएट बना के वो क्या करता है बेटा, लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ क्या कर देता है, केमिकल रिएक्शन के लिए प्रोवाइड करवा देता है, जिसके कारण केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पीड में होती है। और आप लोगों को ध्यान होगा कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी EA की वैल्यू अगर लार्ज है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी लार्ज है तो इस केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, फास्ट केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, फास्ट, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी लार्ज है, सॉरी रॉन्ग, एक्टिवेशन एनर्जी अगर लार्ज है तो रिएक्शन कैसी होगी, स्लो, क्लियर। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या है बेटा, स्मॉल, वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है तो हमारे पास रिएक्शन कैसे हो जाती है, फास्ट। क्योंकि जितनी जल्दी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार करेंगे उतनी जल्दी से हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, जिसके कारण केमिकल रिएक्शन की स्पीड कैसी होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, क्लियर। तो कैटलिस्ट का काम होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी, लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्या कर देता है, रिएक्शन पाथ प्रोवाइड करवा देता है केमिकल रिएक्शन के लिए, जिसके कारण केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या होती है, फास्ट होती है। यहाँ पे कैटलिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कैटलिस्ट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, सिलेक्टिव होता है, दैट मींस किसी इंडिविजुअल केमिकल रिएक्शन के लिए क्या करता है, कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज किया जाता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी रिएक्टेंट में जब कैटलिस्ट हम अप्लाई करते हैं बेटा, तो प्रत्येक कैटलिस्ट क्या करता है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, क्लियर। तो इसको उसकी क्या नाम देते हैं, सिलेक्टिविटी बोलते हैं। जब कैटलिस्ट किसी स्पेसिफिक केमिकल, एक कैटलिस्ट किसी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के लिए यूजफुल होता है तो उसको इसकी क्या बोलते हैं, सिलेक्टिविटी बोलते हैं, या उसकी क्या बोलते हैं, स्पेसिफिसिटी बोलते हैं, क्लियर। और हाई एफिशिएंसी कैटलिस्ट की होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट क्या कर सकता है, बहुत कई ज्यादा गुना क्या कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, क्लियर। तो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट बहुत ज्यादा हमारे पास क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकता है। और जो कैटलिस्ट है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की पोजीशन को क्या नहीं करता, कभी अफेक्ट नहीं करता। ये खाली इक्विलिब्रियम जो अटेंड होगा वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अफेक्ट करता है नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होगी, दोनों डायरेक्शन में कैटलिस्ट उसको सेम क्या करता है, अफेक्ट करता है। और कैटलिस्ट कभी भी थर्मोडायनामिक जितने भी पैरामीटर होते हैं, डेल्टा H, डेल्टा G, डेल्टा U, डेल्टा S, इनमें से किसी को भी क्या नहीं करता, रिएक्शन के कभी ना तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज करेगा, ना गिब्स फ्री एनर्जी चेंज करेगा, ना ही हमारे पास क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ना ही हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी। तो कैटलिस्ट किसी भी क्या नहीं करता, थर्मोडायनामिक पैरामीटर को क्या नहीं करता, हमारे पास चेंज करता है, क्लियर। तो ये हमारे पास कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा टाइप ऑफ कैटालाइसिस। क्या पढ़ते हैं हम लोग, टाइप ऑफ कैटालाइसिस। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, कैटालाइसिस और कैटलिस्ट का इंट्रोडक्शन होते क्या, उसके बाद प्रमोटर एंड पॉइजंस, नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड फंक्शन ऑफ कैटालाइसिस, है ना, टाइप ऑफ कैटालाइसिस। तो बेस्ड ऑन द phase or physical state of the catalyst, the catalysts are two types, the catalyst are, या catalyst और catalysis are two types। तो catalyst और catalysis को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, क्लियर। पहले हमारे पास होता है होमोजीनस कैटालाइसिस, पहला कौन सा, होमोजीनस कैटालाइसिस, और दूसरा कौन सा होता है, हेटेरोजीनस कैटालाइसिस, हेटेरोजीनस कैटालाइसिस। अब हेटेरोजीनस और होमोजीनस जो टर्म्स है ये बहुत बारी हम इनको सुन चुके हैं, हमने सॉल्यूशन में भी सुना था। होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म और हेटेरो का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि व्हेन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कैटलिस्ट इज लाइक अ रिएक्टेंट, या व्हेन द कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन सेम फेज,
when the catalyst and reactants are in same phase, अगर catalyst और reactant same phase में होते हैं तो उस catalysis को क्या हम नाम देते हैं, homogeneous catalysis। और अगर वहां पे catalyst और reactant की जो physical state होती है, phase होती है, वो different होती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, heterogeneous catalysis। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, when the reactants and products in a same, when the reactant and product are in same phase is called homogeneous catalysis, or and when the reactants and products when the reactant and catalyst in different phase, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, heterogeneous catalysis बोलते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है, 2SO2, ये गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, O2 गैस के साथ करवाई। क्लियर? और ये हमारे पास किसका फॉर्मेशन कर देता है बेटा, 2SO3 का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? इसका फॉर्मेशन किया 2SO3। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। तो देखो दोनों रिएक्टेंट भी गैस है और कैटलिस्ट भी कैसा है, गैस है। तो अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की जो फेज है, जो फिजिकल स्टेट अगर क्या होती है, सेम होती है, तो उसको हम होमोजेनस कैटालाइसिस बोलते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास हो गया CH3COO C2H5 हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर प्लस H2O, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये ईस्टर है हमारे पास, H2O है, ये भी हमारे पास कैसा होता है, एक्वस, या इसको भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। और जो H पॉजिटिव हम यहाँ पे यूज करते हैं, कौन, एसिड का सॉल्यूशन, वो भी लिक्विड होता है। बाद में हमारे पास सारे के सारे लिक्विड बनते हैं, ये एसिटिक एसिड भी लिक्विड है, और यहाँ पे C2H5OH भी कैसा है, लिक्विड है। तो होमोजेनस कैटालाइसिस हम उस कैटालाइसिस को बोलते हैं जहां पे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट कैसी होती है, सेम होती है, आइडेंटिकल होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, होमोजेनस कैटालाइसिस। और दूसरा कौन सा हमारे पास, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। अब हेटेरोजेनस कैटालाइसिस किसको बोलते हैं, तो हेटेरोजेनस कैटालाइसिस हमने कहा था जहां पे क्या होती है बेटा, फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट की कैसी होती है, डिफरेंट होती है। तो हमारे पास क्या है, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। क्या है, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। इसी के साथ हम इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, इसी के साथ हम क्या पढ़ेंगे, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस की क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले दिया था। ये सपोज हमारे पास क्या है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, रिवर्सिबल आयरन, यहाँ पे क्या होता है, कैटलिस्ट होता है 2NH3 गैस। अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे ये क्या हमारे पास, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, आयरन क्या हमारे पास सॉलिड है। वैसे हम क्या कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको भी कर सकते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड, या हाँ इसको भी देख सकते हैं, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गैस। ये हमारे पास वो गैस है, लिक्विड होगा, है ना, वेपर फेज में, तो यहाँ पे निकल सॉलिड करते हैं। क्लियर? ये जिसको हम लिक्विड भी मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? तो इसको गैस ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी रिएक्टेंट की फेज और किसकी फेज क्या नहीं हो रही है, हमारे पास कैटलिस्ट की फेज सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसीलिए किसका एग्जांपल है, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस का एग्जांपल है। तो जहां पे हमारे पास क्या होती है, फेज क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब हम देखते हैं ये जो हेटेरोजेनस कैटालाइसिस होता है, जहां पे कि हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की फिजिकल या स्टेट डिफरेंट होती है, फेज डिफरेंट होती है, और कैटलिस्ट की हमारे पास क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। तो इसकी मैकेनिज्म, दैट मींस हेटेरोजेनस कैटालाइसिस, वहां पे जो कैटलिस्ट है, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट, तो काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, उसके लिए हमारे पास इसकी मैकेनिज्म के लिए कौन सी थ्योरी है बेटा, एडजॉर्प्शन थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी कौन सी थ्योरी, एडजॉर्प्शन थ्योरी है ना, एडजॉर्प्शन थ्योरी है। तो अभी हमने एडजॉर्प्शन पढ़ा था, हमने कहा सरफेस केमिस्ट्री जब चैप्टर का नाम है, तो हमने एडजॉर्प्शन पढ़ा था, सरफेस फिनोमेना था, और हमने कहा जितने भी टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे लगभग सारे के सारे क्या होते हैं, एडजॉर्प्शन से ही रिलेटेड है, या फिर सरफेस फिनोमेना से क्या है, रिलेटेड है। तो हेटेरोजेनस कैटालाइसिस भी सरफेस फिनोमेना है, सरफेस केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एडजॉर्प्शन, अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी, जब हमारे पास कोई भी सॉलिड या हमारे पास कोई भी हेटेरोजेनस कैटालाइसिस, कैटलिस्ट जो है बेटा, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस में जो सॉलिड है वो हमारे पास क्या कैसे फंक्शन करता है, हम सिंपल सा देखते हैं। ये सपोज हमारे पास क्या है, ये कोई सॉलिड है, या हमारे पास क्या है, कोई सॉलिड कैटलिस्ट है। हम सिंपल इसका ऐसे बना सकते हैं
ये हमारे पास किसका, कोई सॉलिड कैटलिस्ट है, क्लियर, और सॉलिड कोई मेटल है, तो ये मेटल का है सरफेस, क्लियर, और यहाँ पे दो रिएक्टेंट है A प्लस B, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाएंगे A प्लस B। तो सबसे पहले होता क्या है कि ये तो जो रिएक्टेंट है, ये सबसे पहले जो हमारे पास कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है, ये कौन है हमारे पास, कैटलिस्ट है, कौन है बेटा, कैटलिस्ट, तो ये कौन है, रिएक्टेंट है, ये किसके मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट के। तो सबसे पहले तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स सॉलिड के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज का मतलब पता है आपको, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उसके ऊपर, और डिफ्यूजन के बाद होता क्या है बेटा कि जो हमारे पास क्या होता है, ये जो दोनों के दोनों हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं यहाँ पे, एडजॉर्ब। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, एडजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एडजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सरफेस कैटलिस्ट के ऊपर क्या होता है बेटा, एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन हमने पढ़ा था किसमें होता है, एक्टिव साइट में, किसमें होता है, एक्टिव साइट में, किसमें होता है, एक्टिव साइट में, क्लियर। और दूसरा होता है क्या, जब इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो वहां पे हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लग जाता है, किसका फॉर्मेशन होने लग जाता है, प्रोडक्ट का। तो ये दोनों करते क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, लो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी वाला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, बट ये दोनों आपस में क्या करते हैं बेटा, ये रिएक्टेंट करने ये रिएक्शन करने लग जाता है, रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करने लग जाता है, प्रोडक्ट का। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे कंप्लीट इसका फॉर्मेशन होने लग जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लग जाता है, किसका फॉर्मेशन होने लग जाता है, प्रोडक्ट का। और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट जब फॉर्म हो गया बेटा, प्रोडक्ट जब बन गया, तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाता है बेटा, यहाँ से इसका डिसॉर्प्शन हो जाता है, किसके, सरफेस के मॉलिक्यूल को, सरफेस से, किसके, कैटलिस्ट के। तो कैटलिस्ट के सरफेस के बाद ये प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल वहां से सेपरेट हो जाता है, फिर से वो एक्टिव साइट क्या हो जाती है, हमारे पास दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। ध्यान से देखना कि जो रिएक्टेंट है वो पहले जो सॉलिड कैटलिस्ट होता है उसके सरफेस के ऊपर क्या होता है, एडजॉर्ब होते हैं। एडजॉर्प्शन के बाद वो दोनों आपस में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। एडजॉर्ब कैसे होते हैं, एक्टिव साइट के थ्रू होते हैं, क्लियर। तब केमिकल रिएक्शन दोनों करेंगे, केमिकल रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बना देते हैं। एट लास्ट वहां पे प्रोडक्ट क्या हो जाता है बेटा, उसका डिसॉर्प्शन हो जाता है, वो सरफेस कैटलिस्ट के सरफेस को छोड़ के चला जाता है, जिसके कारण एक्टिव साइट्स फिर से क्या हो जाती है, नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या करती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एडजॉर्ब करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार होता है। तो ये हमारे पास कौन था, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस का मैकेनिज्म है, जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है। तो उसके बेस में हम समझ सकते हैं कि जो हेटेरोजेनस कैटालाइसिस है उसमें जो कैटलिस्ट होता है वो कैसे वहां पे क्या करता है, फंक्शन करता है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्लियर। तो ये हमारे पास कैटालाइसिस हो गया, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस, होमोजेनस कैटालाइसिस हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद हमने कहा था दो टर्म्स आते हैं, एक आता है कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी और दूसरी आती है उसकी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब होता है वहां पे कि जो किसी भी कैटलिस्ट की जो पावर होती है किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने की, उसको उसकी एक्टिविटी बोलते हैं। सेलेक्टिविटी का मतलब होता है जब कोई कैटलिस्ट किसी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक ही कैटलिस्ट यूज होता है, क्लियर। सेकंड हमारे पास टॉपिक है कैटालाइसिस का, एंजाइम कैटालाइसिस। कौन सा है, एंजाइम कैटालाइसिस। अभी एंजाइम्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फूड जो होता है उसके डाइजेशन के लिए। और कई बार आपने छोटी क्लासों में सुना है कि अगर वह हमारी बॉडी में क्या नहीं होता, अगर हमारी बॉडी में क्या नहीं होता, एंजाइम्स नहीं होंगे तो जो हम खाना खाते हैं तो वो कई सालों तक क्या नहीं होता, डाइजेस्ट हो नहीं सकता, उसमें साल लग जाएंगे। पर जो एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं बेटा, वो उस खाने को क्या कर देते हैं, चंद मिनटों में क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा डाइजेस्ट करवा देते हैं, चंद घंटों में डाइजेस्ट करवा देते हैं। दैट मींस जो एंजाइम्स है जो हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल या हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है या जो केमिकल्स हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, एंजाइम्स को क्या नाम देते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सारी की सारी केमिकल रिएक्शन की स्पीड के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हमने देखा था शुगर का हम करते हैं C12H22O11 है ना, इसका हाइड्रोलिसिस किया, ये हमारे पास कौन है, शुगर है, कौन है, शुगर, सुक्रोज बोलते हैं इसको, क्या नाम बोलते हैं इसको, सुक्रोज है। और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे अगर इन्वर्टेज एंजाइम आप क्या नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, कौन सा एंजाइम यूज नहीं करोगे, इन्वर्टेज एंजाइम अगर यूज नहीं करोगे तो हम इसको किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्लियर।
वैसे हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया हो गया, उसको हम कैसे करते हैं, यूरिएज एंजाइम से करते हैं, लैक्टोज को हम लैक्टेज एंजाइम से करते हैं। तो सारे के सारे जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होती है, किसी ना किसी एंजाइम के द्वारा हमारी बॉडी में क्या होती है, ऑपरेट होती है या वो कैटेलाइज होती है। क्लियर? तो हम इसको बोलते हैं एंजाइम कैटेलाइसिस। तो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन, जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है, प्रत्येक केमिकल रिएक्शन की स्पीड के लिए कोई ना कोई एक एंजाइम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी हमने कहा जैसे हमारे पास ग्लूकोज को हम जब किसमें कन्वर्ट करते हैं, उसका फर्मेंटेशन करते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में, तो कौन एंजाइम यूज होता है, जाइमेज यूज होता है ना। दूसरा हमारे पास जब शुगर का हम क्या कर रहे हैं बेटा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कौन एंजाइम यूज हो रहा है हमारे पास, इन्वर्टेज हो रहा है। लैक्टोज के लिए लैक्टेज होता है, माल्टेज के हाइड्रोलाइसिस के लिए माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस के लिए माल्टेज एंजाइम होता है, यूरिया के यूरिएज। वैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम है, ट्रिप्सिन हो गया है ना। तो ये सारे जो हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, जो केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, स्पीड अप करते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। तो एंजाइम्स की डेफिनेशन सिंपल से हो सकती है, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सारी सारी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं। ऐसे कैटलिस्ट को हम क्या, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को हम क्या नाम देते हैं, एंजाइम्स, हम इनको कॉमन नाम देते हैं या सिंपल नाम देते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइसिस। दैट मींस जो मैकेनिज्म है, एंजाइम जो है हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, कैटलाइज करते कैसे हैं। दैट मींस इनका फंक्शन क्या है, ये कैसे किसी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। क्लियर? उसके लिए एक सिंपल सा हमारे पास क्या है, की एंड लॉग मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म हमारे पास, की एंड लॉग मैकेनिज्म। क्लियर? तो की और लॉग मैकेनिज्म हमारे पास जो है बेटा कॉन्सेप्ट है, की एंड लॉग कॉन्सेप्ट ऑफ द एंजाइम कैटलाइसिस, उसको हम डिस्कस करेंगे। होता क्या है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है कि किसी एंजाइम्स का जो क्या होता है बेटा, उसमें स्पेसिफिक क्या होती है, एक्टिव साइट्स होती हैं। किसी एंजाइम में स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स होती हैं, और कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट क्या हो सकता है बेटा, उन एंजाइम्स के ऊपर क्या हो सकता है, उनके ऊपर क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, जिसके कारण प्रत्येक एंजाइम क्या होता है, अपनी स्पेसिफिक एक्टिव साइट के थ्रू किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर किसी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है। क्लियर? तो ये हमारे पास सपोज एंजाइम है, ये हमारे पास कौन है बेटा, एंजाइम है। तो एंजाइम जो होते हैं किसके साथ कंबाइंड होता है, सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट हमें पता है जो रिएक्टेंट का एक पार्ट है ना, रिएक्टेंट है। तो एंजाइम के अंदर क्या होता है, उसकी अपनी स्पेसिफिक क्या होती है, स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट होती है, जो क्या होती है, उसी प्रत्येक एंजाइम की कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो ये एंजाइम है जो किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, लॉक की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, लॉक की तरह ये काम करता है। और जैसे किसी स्पेसिफिक लॉक को ओपन करने के लिए कोई स्पेसिफिक की चाहिए होती है ना, अब जब तक उसका पैटर्न मैच नहीं होगा तब तक हम उस ताले को या लॉक को हम क्या नहीं कर सकते, अनलॉक नहीं कर सकते। वैसे यहाँ पे एंजाइम्स का भी है, जब तक सबस्ट्रेट को और उसकी एक्टिव साइट्स क्या नहीं करेंगी, मैच नहीं करेंगी, तब तक वो क्या नहीं कर सकता, हमारे पास रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता। और जो सबस्ट्रेट होगा उसका हमारे पास क्या होता है, सिंपल सा सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइट होती है बेटा, वो भी क्या होती है, ये हमारे पास कौन हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। कौन हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। तो इसको हम थोड़ा ऐसे बना देते हैं, है ना। और ये कौन हो गया, ये हो गया हमारे पास सबस्ट्रेट। कौन हो गया, सबस्ट्रेट। तो किसकी तरह काम करता है, की तरह, है ना। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो ये बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। किसका फॉर्मेशन करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। किसका फॉर्मेशन करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये कैसे बन जाएगा हमारे पास, ये हो गया ये कौन है, ये हमारे पास कौन सा पार्ट था, एंजाइम का पार्ट था। और यहीं से हमारे पास कौन ऐड हो गया इस पे, ये सबस्ट्रेट इसमें क्या हो गया बेटा, ऐड हो गया। तो ये किसका कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये क्या करता है, ये एंजाइम को सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देता है उसको किसमें, प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में, है ना। ये ऐसे ही था हमारे पास, हो गया ऐसे। तो
जब हमारे पास ये प्रोडक्ट होता है तो ये हमारे पास कैसे होगा, अलग अलग होगा। कैसे होगा, प्रोडक्ट हमारे पास ये बन गया हमारे पास, है ना। तो जब ये एंजाइम किसमें कन्वर्ट कर देता है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो ये कौन हो गया, ये प्रोडक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट हो गया, एंजाइम प्रोडक्ट सबस्ट्रेट, सॉरी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स किसका है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है। और बाद में क्या हो जाता है हमारे पास, ये जो प्रोडक्ट है ये इसका एक पीस अलग है, और दैट मीन्स ये सबस्ट्रेट से थोड़ा डिफरेंट है। क्या हो गया हमारे पास, ये क्या बन गया हमारे पास, प्रोडक्ट के 2 मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल बन गए, प्रोडक्ट के 2 मॉलिक्यूल, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट फिर से क्या हो गई, अलग हो गई। तो क्या बन जाता है हमारे पास, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं की लॉ मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम कैटालाइसिस। तो एंजाइम किसकी तरह काम करता है, एक लॉग की तरह काम करता है, जिसका स्पेसिफिक कोई पैटर्न होता है। वैसे ही जो सबस्ट्रेट है किसकी तरह काम करता है, की तरह। तो ये स्पेसिफिक की क्या करते होता है, स्पेसिफिक लॉग को जैसे हमारे पास अनलॉक करते हैं, वैसे यहाँ पे स्पेसिफिक एंजाइम किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को भी किसमें कन्वर्ट करता है, उसके प्रोडक्ट में। तो 3 स्टेप्स हैं। पहले में एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद क्या जाता है हमारे पास, प्रोडक्ट का एंजाइम का सेपरेशन हो जाता है। तो ये हमारे पास किसकी मैकेनिज्म थी, एंजाइम कैटालाइसिस की मैकेनिज्म थी। और एंजाइम कैटालाइसिस के साथ हमने कहा था यहाँ पे एंजाइम कैटालाइसिस के भी बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आप उसके पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन उसके फूड इंडस्ट्री में, फूड जो प्रोसेसिंग होती है उसमें बहुत सारा आपने देखा होगा, बहुत सारे हमारे पास एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल जैसे मेडिकल फील्ड में भी एंजाइम्स की बहुत सारी मेडिसिन ऐसी जो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स की कमी होती है उनको पूरा करने के लिए भी हमारे पास क्या होता है बेटा, एंजाइम कैटालाइसिस का यूज किया जाता है। तो इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। और इसी के साथ हमारे पास खत्म हो जाता है कि कैटालाइसिस। तो आप लोगों को हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से वो समझ में आ गया होगा। कैटालाइसिस हमने पढ़ा था, कैटालाइसिस में नेगेटिव कैटालाइसिस, पॉजिटिव कैटलिस्ट और प्रमोटर पॉइजन्स हमने पढ़े, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस पढ़ा, एंजाइम कैटालाइसिस है उसकी मैकेनिज्म। इसी के साथ हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे या नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। तो उसको हम नेक्स्ट टाइम हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हमें उम्मीद है आप लोग घर पे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करेंगे, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ऑल दी बेस्ट, अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।